Hello everyone. We are going to start the discussion of JEE Mains 22 जनवरी 2026 इवनिंग शिफ्ट। यहाँ पर सॉल्यूशन की बात होगी, यहाँ पे एनालिसिस की भी बात होगी। बात एनालिसिस की करनी है, इसलिए सारे क्वेश्चंस मैंने चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज अलाइन कर दिए हैं, सो दैट अगर मैं न भी बताऊं तो आप खुद ही समझ जाओगे कि आने वाले समय के लिए कौन कौन से चैप्टर या कौन कौन से टॉपिक आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। मोर ओवर, आपका अगर टारगेट अप्रैल अटेम्प्ट है तो फिर आपको क्या करना होगा, बेस्ट इस तरीका क्या रहेगा। बेस्ट तरीका ये रहेगा कि आपको PYQ टॉपिक वाइज सॉल्यूशन देखने हैं जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है। और ये जो काम है बहुत मेहनत से किया गया है। यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूशन नहीं बताए गए हैं, यहाँ पे आपको पहले पूरा कंसेप्ट बताया गया है, फिर आपको भी मौका दिया गया है करने का, और फिर इसके बाद सॉल्यूशन बताया गया है। तो बेस्ट रिवीजन का जो तरीका रहेगा वो यही रहेगा, और यही बेस्ट वेपन भी है। आपको यहाँ पर चाहे कितना ही कम परसेंटाइल क्यों ना मिल रहा हो जनवरी अटेम्प्ट में, अप्रैल अटेम्प्ट में अगर आपको बूस्ट चाहिए और ये बूस्ट बहुत ज़्यादा चाहिए और एफर्ट कम चाहिए, तो फिर आपको यही करना होगा। मैं बस कोई मिरेकल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि आधे घंटे का कोई वीडियो होता है, उसको देख लेने के बाद लगता है कि हाँ आपका तो AIR 1 आने वाला है। वो तो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल बात यही है कि आपने सारे टॉपिक वाइज PYQ सॉल्यूशन कवर कर लेने हैं एज अर्ली एज पॉसिबल। अब हम शुरू करते हैं, इस पर्टिकुलर पेपर पे बात करते हैं। तो ये आपके चैप्टर्स हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर। पहला जो यूनिट एंड मेजरमेंट है, इस पर बात कर लें। इस पर कोई क्वेश्चन अगर आया हो तो डिस्कस कर लिया जाए। क्वेश्चन तो आया है, एक नहीं 2 क्वेश्चन आए हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है, आउट ऑफ 25 क्वेश्चन इन एवरी पेपर 2 क्वेश्चन इसी चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर भी आप देख रहे होगे कि नहीं दिखाया जा रहा है, सॉल्यूशन भी नहीं दिखाया जा रहा है। आप चाहे तो पहले खुद से कर लें, मैं इसका आंसर दिखाऊं तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 1। पूछा जा रहा है कि सिंपल पेंडुलम के केस में 1/T² और L के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाए तो ये वाला आएगा या ये वाला या कौन वाला। तो आपको पता होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम गिवन बाई 2π√L/G। नाउ इसके बाद में आप अगर ध्यान से देखो तो y एक्सेस में 1/T² है, तो y की जगह 1/T² लिखो और यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो, तो ये आपका 1/√y आ जाएगा। ये आपको यहाँ पे रखना होगा, 1/√y आ गया। फिर 2π हो गया। इसके बाद में x एक्सेस पे L है, तो L की जगह x हो जाएगा, यहाँ पर आपको x रखना होगा। और अब आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा, तो ये आ जाएगा 1/y 4π²x/g। यहाँ से आप रियलाइज़ करो xy जो आएगा दैट विल बी g/4π², दैट इज कांस्टेंट ओवर हियर। सो वी कैन से दैट यहाँ पे xy = c, इसका जो ग्राफ होता होगा वही आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो लिखा है ε0 E/T, इसकी हमें डायमेंशन निकालनी है। आंसर दिखा दूँ, पहले आप मैच करा लो। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि AL-2 ε0E/T। यहाँ पे जो ε0E है, इसे हम D भी कहते हैं, इसे हम P भी कहते हैं, इसे हम सिग्मा भी कहते हैं, इसे हम Q/A भी कहते हैं। आपको यहाँ पर ये वाली बात जो बताई गई है याद रखना है। आगे इन फ्यूचर आपको इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन मिल सकता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर Q/A के बराबर होगा। Q होता है चार्ज, A होता है एरिया। तो आप यहाँ पर नोटिस करो, फाइनली Q/AT आएगा। Q/T ये करंट होता है, डिवाइड बाई एरिया। करंट आपका A हो जाएगा, एरिया आपका L2 हो जाएगा। A/L² यानी AL-2, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं। अगले चैप्टर से क्वेश्चन तो नहीं है, तो फिर अगला चैप्टर देख लेते हैं।
मोशन इन प्लेन, इससे भी क्वेश्चन नहीं है। अगला चैप्टर देख लेते हैं, लॉज ऑफ मोशन, इससे भी क्वेश्चन नहीं है। सारी कसर ये लोग रोटेशनल मोशन पे निकालते हैं। वर्क एनर्जी से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया है। इसके बाद रोटेशनल मोशन आएगा, वहाँ से डेफिनेटली 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इन एवरी पेपर। फिलहाल हम यहीं पे बात कर लें तो स्टेटमेंट 1 कहता है, पहले मैं आंसर दिखा दूँ, आप मैच करा लो। इसका आंसर आएगा 4th ऑप्शन। यहाँ पे लिखा है 1 and 2 बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है वर्क डन बाय ए फोर्स गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, ये गलत है। कारण ये है कि यहाँ माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर प्लस लिखा होता तो सही होता, लेकिन नहीं लिखा है, इसलिए ये फॉल्स है। दूसरे वाले में क्या कह रहे हैं कि देयर आर इनफाइनाइट वेज थ्रू विच वी कैन गो फ्रॉम R1 to R2, ये बात सही है। आगे कह रहे हैं वर्क डन फॉर ईच केस विल बी डिफरेंट फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ये बात गलत है। हर अलग अलग पाथ में अगर वर्क अलग अलग आ रहा है तो फिर फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, वो तो नॉन कंजर्वेटिव है। अगर यहाँ नॉन कंजर्वेटिव लिखा होता तो ये सही होता, लेकिन नहीं लिखा है, इसलिए ये गलत है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत होने की वजह से 4th ऑप्शन यहाँ पे टिक किया जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला चैप्टर है रोटेशनल मोशन। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल बनेगा, आंसर मैं पहले दिखा दूँ, ये लीजिए। इसका आंसर आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में आप ध्यान दें, कहीं पे टाइम तो नहीं पूछा है। अगर आप क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करें तो अंडरलाइन करने वाली बात है कि स्पीड पूछा है, न कि टाइम पूछा है। अगर टाइम पूछा होता तो इस क्वेश्चन की डूइंग अप्रोच अलग होती, क्योंकि फिर वहाँ पे हमको यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम सबके बनाने पड़ते और फिर यहाँ पर टॉर्क इस पुली पर निकालना पड़ता और फिर उसकी हेल्प से एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना पड़ता और फिर यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके टाइम निकालना होता। ये सारा कुछ करना पड़ता अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं टाइम की बात हो रही होती, बट यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ स्पीड की बात हो रही है। इसलिए हम यहाँ पर रिलेटिवली ईजियर साइड पर जाएंगे। ईजियर साइड क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन को यूज़ करना होगा या वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज़ करना होगा, जो आसान पड़ेगा। यहाँ पे यही हम लोग करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा मैं और ब्रीफ करूँ कि ये आपके 2 जो बॉडी हैं में से एक बॉडी नीचे जा रहा है। कह रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ 2m व्हेन इट डिसेंड बाय सम हाइट 3.6। तो यहाँ पे 2m नीचे को आएगा, m ऊपर को जाएगा। ये आपका जो 2m है, h इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3.6 मीटर नीचे आया है। नीचे आ जाने के बाद इसकी स्पीड v कितनी हो जाएगी ये बताना है। जितनी इसकी हो जाएगी इतनी ही उसकी भी हो जाएगी। आपका m भी उतना ही हाइट ऊपर चला जाएगा और उसकी भी स्पीड उतनी ही हो जाएगी। और यहाँ पे यू कैन से ये दैट टाइम घूम भी रहा होगा। इसका एंगुलर स्पीड पुली का ओमेगा अगर आपको निकालना है तो ये v/r के बराबर हो जाएगा। r यहाँ पे पुली का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अब आप अगर रियलाइज़ करो तो समझ पाओगे कि आफ्टर सम टाइम यहाँ पर इसमें स्पीड आया, मतलब इसमें भी काइनेटिक एनर्जी आया, इसमें स्पीड आया मतलब इसमें भी काइनेटिक एनर्जी आया, और इसमें एंगुलर स्पीड आया मतलब इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आया, मतलब काइनेटिक एनर्जी तो इसमें भी आया। तो सारे ही लोगों में काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जा रही है आफ्टर सम टाइम। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ कहाँ से रही है? डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, ड्यू टू दैट काइनेटिक एनर्जी का गेन हुआ है। तो यहाँ पे हम गेन इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे एंड उसे हम लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट कर देंगे। तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी की ही बात कर लेते हैं। मैंने इस सिस्टम को रीड्रॉ किया है, अभी इनिशियल स्टेट पर है, t बराबर 0 है, कोई कहीं नहीं गया है। m और 2m सारे लोग एक ही लेवल पे हैं, माना कि h इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी 0 है और टोटल भी 0 है। बट थोड़ी ही देर के बाद होता क्या है कि आपका जो 2m है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कुछ हाइट नीचे आ गया है और जो आपका ये m है ये कुछ हाइट ऊपर चला गया है। h हाइट आपका जो m है वो ऊपर चला गया है और 2m h हाइट नीचे आया है। इससे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी हो गई है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, ये हो गया है प्लस mgh, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी घट गई है 2mgh माइनस में। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम यहाँ पर निकालें TPE तो माइनस mgh आएगी। आप रियलाइज़ कर सकते हो कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी अब पहले की तुलना में कम हो गई है, माइनस में हो गई है, जिससे ये मैसेज निकलता है
कि पोटेंशियल एनर्जी का तो लॉस हुआ है, लॉस में हम माइनस नहीं लिखते, मैग्नीट्यूड पार्ट लिखते हैं। ये mgh आपने जो निकाला है ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। और अब इसके बाद में हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी देख लेंगे आफ्टर सम टाइम कितना हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी में गेन कितना हो जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम ये पुली आपकी कुछ इस तरह से घूम रही होगी, ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड होगी, 2m आपका जो है नीचे जा रहा होगा, v की स्पीड से मैं मान ले रहा हूँ कि नीचे जा रहा होगा, और उसी टाइम पर m जो है वो ऊपर जा रहा होगा, वो मान लिया जा रहा है कि v की स्पीड से ऊपर जा रहा होगा। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट है, सब में काइनेटिक एनर्जी निकालो। यहाँ पे 2m का काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ m की जगह 2m एंड देन v स्क्वायर। इसके बाद इसका काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर लगाया जा रहा है तो हाफ एम वी स्क्वायर ही आ जाएगा। एंड इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाले फार्मूले से निकलेगा। आई का वैल्यू डिस्क के लिए mr²/2 ले लिया जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी ये आपका आ जाएगा, सब कुछ जोड़ दिया जा रहा है, तो ये आपका 2m और m यानी कि हाफ इंटू 3m इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। और इसको भी लूप में अगर ले लिया जाए, ओमेगा की जगह v/r रख दिया जाए, लेट मी चेक आउट कितना आ जाएगा, r स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 देन m/2 एंड देन v स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/2 हो गया, m/2 हो गया, देन v स्क्वायर हो गया। इनको जोड़ करके फाइनली सॉल्व करें तो 3m + m/2 ये आपका 3 × 2 6 और एक 7m/2 देन v स्क्वायर हो गया। ये आपका गेन इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। और इस गेन इन काइनेटिक एनर्जी को आपने पोटेंशियल एनर्जी के लॉस से इक्वेट कर देना है, यानी कि आप इसको कंसीडर करें। ये हो गया आपका कॉपी, ये यहाँ पे लिख लिया आपने। इसके बाद में लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर दीजिए, ये आपका बराबर होने जा रहा है। दोनों तरफ से m को कैंसिल कर दिया जाए और देखा जाए कि v कितना आ रहा है, तो v स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से 2 × 2 4 और 7 4/7 एंड देन gh। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो आंसर आ जाएगा, नहीं फिर इस कैलकुलेशन का हम सहारा लेंगे। हाँ, मैंने गलती एक करी हुई है, मुझे समझ आ गया है कि इस पुली का मास m नहीं है, इसका मास 30m है। तो अपडेट आएगी इस जगह पे, यहाँ पे आपने 30m लेना होगा और यहाँ पे आपको फिर चेंज करना होगा, 30m यहाँ पे लेना होगा, तो ये आपका 30m हो जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट आप यहीं से एक बार चेक कर लो, ये ऑलरेडी की गई है और सही है। इसका आंसर फाइनली 2 मीटर/सेकेंड यानी कि लास्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब आप यहाँ पर इस पर बात करें तो यहाँ पर एक रॉड दिखलाई गई है जिस पे 2 लोग आके टकरा रहे हैं। टकराने के बाद रॉड आपने घूम जानी है कुछ इस तरह से, इसमें एंगुलर स्पीड आ जाएगी और v इसकी स्पीड थी, v और ओमेगा का रेशियो निकालना है। इसका आप आंसर देख लो, इसका आंसर आ रहा है ये 33। कैसे होगा, लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे जब ये पार्टिकल आ रहा है टकराने और ये पार्टिकल आ रहा है टकराने, तो टकराने के बाद इसको घूम जाना है एंड इसकी एंगुलर स्पीड निकालनी है। तो वो कैसे निकलेगी, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। कारण ये है कि जब कोई चीज़ टकराने आती है तो उसमें और जिससे कोलिजन हो जा रहा है के बीच में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है उसका जो टॉर्क होता है वो ज़ीरो होता है। और जब टॉर्क ज़ीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगना है, लेकिन आसान नहीं है। इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए आप डायग्राम को 2 बार बनाएं। एक बार कोलिजन के पहले की कहानी को बनाएं, एक बार कोलिजन के बाद की कहानी को बनाएं और थोड़ा सा स्लो अप्रोच करें, नहीं गलत हो जाता है। यहाँ पर हमने 2m इसको v की स्पीड से जाता हुआ बना दिया और यहाँ पर m इसको v की स्पीड से आता हुआ बना दिया। तो इसमें मोमेंटम mv है, इसमें मोमेंटम 2mv है। इसको अगर आप ड्रॉ कर ले, एक्सटेंड कर दे थोड़ा सा, तो आपको r परपेंडिकुलर की वैल्यू समझ आएगी। r परपेंडिकुलर क्या होता है, जिस पॉइंट के अबाउट आप रॉड को रोटेट होता हुआ मान रहे हैं उस पॉइंट से इस एंगुलर मोमेंटम पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये वाली जिसकी वैल्यू 4 दी गई है, यहाँ पे आप इसे 4 लिख सकते हैं। ठीक, इसका यानी कि एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, इट विल बी
एम वी इंटू 4, यूनिट चेंज कर लीजिएगा, एम वी इंटू 4/100। इसके बाद ऐसे ही तुम इसका निकालो, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2mv इंटू 2/100। दोनों एंगुलर मोमेंटम का अगर आप सेंस ऑफ रोटेशन देखो तो वो ऐसे है और इसका भी ऐसे ही है। बोथ डायरेक्शंस आर गोइंग टू ऐड, बोथ आर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ योर सिस्टम। एंड यहाँ इस रॉड का कोई एंगुलर मोमेंटम बिगिनिंग में नहीं है क्योंकि रॉड रेस्ट पे है, ना उसमें वी है ना ओमेगा है। इसके बाद में कोलिजन हो जाता है और कोलिजन हो जाने के बाद ये और ये मतलब m और 2m दोनों सेपरेट नहीं हो पाते हैं, वहीं पर स्टिक हो जाते हैं और आपका ये सिस्टम एज अ होल घूमने लग जाता है। तो अब आप इसका एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा? सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए I इंटू ओमेगा वाले फॉर्मूले का यूज़ कर लिया जाता है। I यहाँ पे किसका किसका निकलेगा? इसका निकलेगा, इसका निकलेगा और इस रॉड का निकलेगा। तो इसका एंगुलर मोमेंट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू आर की वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो कि 4 के बराबर है, इसके बाद 100 से डिवाइड करके स्क्वायर कर दिया। फिर इसके बाद में इसका आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये 2 के बराबर है, तो 2m इंटू 2/100 एंड स्क्वायर ऑफ दैट। ये आपने आई लिख लिया इसका और आई लिख लिया इसका। नाउ पूरी की पूरी रॉड का बात करें तो इसका आई याद करके हमें जाना होता है, ये ml²/12 होता है। एल आपका क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपने 12 रख लेना होगा, 100 से डिवाइड भी करना होगा। वैल्यूज़ चाहे तो आप बिल्कुल लास्ट में रख लें, इंटू ओमेगा। तो ये एंगुलर मोमेंटम आपने सिस्टम का निकाल लिया आफ्टर कोलिजन। दिस वाज बिफोर कोलिजन एंड देन आपको दोनों को इक्वेट कर देना है। यहाँ पे ये सब करके दिखाया गया है, सॉल्व किया गया है, v/ओमेगा 33 आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आंसर देख लें पहले आप। आंसर इसका आ रहा है 4th ऑप्शन। दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ये बात सुनने में थोड़ी सही लगती है, कभी कभी गलत भी होती है। पूरी बात हमें यहाँ बतानी पड़ेगी कि ये अगर m1 है और ये अगर v1 की स्पीड से जा रहा है, ये m2 है, ये अगर v2 की स्पीड से जा रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m1v1 स्क्वायर होगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m2v2 स्क्वायर होगी। जोड़ दो तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी, जो कि सही भी है और गलत भी है। अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हो इस पूरी की पूरी कहानी को तो ये सही है, लेकिन अगर आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हो तो फिर यहाँ पर इसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कुछ और आएगी। आप इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए इसी एक्सप्रेशन को जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखें, और अगर लगता है कि मैंने कुछ गलत लिख दिया है तो आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। देखिएगा, थोड़ा सा आपके लिए ये न्यू हो सकता है, नया हो सकता है, बट इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ये आपने लिख दिया, जो भी लिख दिया है इसका अभी कुछ मीनिंग और सिग्निफिकेंस भी है, वो मैं बताऊँगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे p²/2m, m विल बी m1 प्लस m2 एंड p हियर इज़ m1v1 प्लस m2v2। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए। तो रखने के बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2 एंड देन स्क्वायर ऑफ दैट। ठीक है, आपको अगर ट्रस्ट नहीं है तो इसको सिंप्लीफाई करिए। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन करेंगे तो आपको रिजल्ट यही मिलेगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी रिटन इन 2 सेगमेंट। दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 एक्चुअली इज व्हाट, ये काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की है बट विद रिस्पेक्ट टू सी फ्रेम, एंड ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है सेंटर ऑफ मास की ही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब किसी भी सिस्टम की जो ग्राउंड फ्रेम में टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, एंड देन सम हो जाता है, जुड़ जाता है उसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब आप यहाँ पर इन दोनों को पढ़ें, खुद ब खुद समझ आएगा सही लिखा है या गलत लिखा है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लग रहा था, पहले ही लग रहा था। दूसरा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है बच्चों में। क्या लिखा है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी रिटन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इन सी फ्रेम। ये आपका स्टेटमेंट अब आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि पूरी तरह से सही है और ये भी सही है। फाइनली यहाँ पे
फोर्थ ऑप्शन जहाँ लिखा है बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू विल बी करेक्ट। चलिए आगे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट फ्रॉम ग्रेविटेशन। पहले मैं आपको आंसर दिखला दूँ। इसका आंसर देखिए, आंसर आएगा ऑप्शन ए, करेक्ट दोनों ही है, एक्सप्लेनेशन भी है। क्या है स्टेटमेंट? टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ अर्थ। दूसरा, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय दिस फार्मूला। ये फार्मूला तो कुछ लोगों को याद ही रहता है, तो इतना तो पहले ही समझ आ रहा है कि ये स्टेटमेंट 2 एब्सोल्युटली करेक्ट है। बट स्टेटमेंट 1 के रिगार्डिंग कभी कभी कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों में, तो मैं एक्सप्लेन कर दूं कंप्लीट स्टोरी इन डिटेल। ये आपकी एक ऑर्बिट है जिसके लिए स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है। मतलब अर्थ की सरफेस से कोई बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है और आपने वहाँ पे मान लेना है कि कोई सैटेलाइट है वो घूम रहा है, तो वहाँ पे इसको कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है। तो पहले v निकाल लो। v होता है यहाँ पे अंडर रूट में, ये आपका अंडर रूट में आर जी के बराबर होता है। यहाँ आप कैपिटल आर भी लिख सकते हो। इसके बाद t का फॉर्मूला होता है 2πr, टोटल जो डिस्टेंस कवर करी है एक चक्कर में, डिवाइड बाई v, तो 2πr देन अंडर रूट में आर जी। सॉल्व करेंगे तो ये 2π अंडर रूट आर बाई जी आ जाएगा। तो आपका ये फार्मूला है तो सही, लेकिन डेंसिटी का अभी कहीं कोई रोल नहीं दिख रहा है। तो सोचिए कि यहाँ पे क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डेंसिटी से रिलेशन बन सकता है। तो आपको याद आएगा कि यहाँ पे जो आपका स्मॉल जी है उसका एक फार्मूला होता है, उसमें डेंसिटी नहीं आता है लेकिन मास आता है, और मास डेंसिटी से रिलेट हो जाता है। तो ये आ जाएगा 2π देन आर क्यूब एंड डिवाइड बाई जी एम, राइट। और अब हम यहाँ मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख लेंगे। वॉल्यूम को हम यहाँ पे 4/3π आर क्यूब लिखेंगे। देखेंगे कि आर कैंसिल हो जा रहा है। द ओनली हियर थिंग इज दैट कि सम कांस्टेंट एंड डेंसिटी प्रेजेंट ओवर हियर स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। तो टाइम पीरियड डेंसिटी पे ही कह सकते हैं कि खतरनाक तरीके से डिपेंड करती है। जबकि हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि लगता है कि टाइम पीरियड का डेंसिटी से तो दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, बट अगर ठीक ठाक तरीके से पढ़ाई करें तो समझ आता है कि टाइम पीरियड डेंसिटी से क्लोजली रिलेटेड है, थोड़ा बहुत नहीं और बल्कि बहुत अच्छे से रिलेटेड है। तो ये टाइम पीरियड सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ अर्थ, ये सही स्टेटमेंट है और इससे ही आपको ये बात समझ आई है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है, करेक्टली एक्सप्लेनेशन भी है। 1 आपका जो है ना करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये आपका है फ्रॉम फ्लूइड। पहले मैं इसका आंसर आपको दिखा दूं। आंसर इसका आएगा 1% इंक्रीज। बात हो रही कैपिलरी एक्शन की, और यहाँ पे सारी चीज़ों में 1% का डिक्रीमेंट हुआ है। बताना यह है कि हाइट जो कैपिलरी एक्शन में राइज होती है उसमें कितना चेंज आएगा। तो फार्मूला होता है किस चीज़ का? एच का। एच क्या है? कोई कैपिलरी में कितना हाइट राइज होता है। इस फार्मूले में अगर आप ध्यान से देखो तो टी भी है और रो भी है और आर भी है तो और भी चीज़ें, लेकिन वो यहाँ पर चेंज नहीं हो रही हैं, इसलिए मैंने उनको ज़्यादा वैल्यू दी नहीं है। तो एच इक्वल टू यहाँ पे आ गया सम कांस्टेंट, देन इसके बाद टी, देन इसके बाद में रो, देन आर। आप यहाँ पर टी की पावर मानोगे 1, बट रो की पावर 1 नहीं -1 मानोगे, आर की पावर -1 मानोगे। अगला स्टेप क्या होता है कि लॉग लेना होता है और डिफ्रेंशिएट करना होता है, बट बार बार इसे हम नहीं करते हैं। ये दोनों स्टेप बैकेंड पे हिडन होते हैं और हमको डायरेक्टली थर्ड स्टेप लिखना होता है। एच की जगह लिखना होता है परसेंटेज एरर इन एच, एरर नहीं परसेंटेज चेंज इन एच, के ये डिलीट हो जाता है। फिर टी की जगह टी की परसेंट चेंज आती है, रो की जगह रो की परसेंट चेंज आती है, आर की जगह आर की परसेंट चेंज आती है, और इसके बाद में जो रिस्पेक्टिव एक्सपोनेंट हैं वो मल्टीप्लाई में चले जाते हैं, बिकॉज आपने बैकेंड पे लॉग लिया होता है। ड्यू टू दैट प्रॉपर्टी होती है लॉग की कि आपके जो एक्सपोनेंट होते हैं वो मल्टीप्लाई पे आ जाते हैं। ड्यू टू दैट ये होता है। यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फार्मूला कुछ इस प्रकार का कि एच की जो परसेंटेज चेंज है वो टी की परसेंट चेंज
माइनस रो की परसेंट चेंज माइनस आर की परसेंट चेंज के बराबर होगी। ये सारी ही क्वेश्चन में 1 दी हुई है, सॉल्व करेंगे तो +1 नहीं -1 आएगा। मतलब आप कह सकते हो कि 1% ही है लेकिन इंक्रीज़ नहीं है, फिर वो डिक्रीज़ है। तो 1% डिक्रीज़ ये आपका यहाँ पर अच्छा ये गड़बड़ हुई है, 1% डिक्रीज़ दिया हुआ है। मतलब ये जो सारी वैल्यूज़ दी गई हैं ये -1 है और ये आपकी -1 है, ये आपकी -1 है। ड्यू टू दैट ये आपका +1 आएगा, इसका मतलब 1% इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक बात है। मूविंग फर्दर, ये आपका चैप्टर नहीं आया यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से आया काइनेटिक थ्योरी से। पहले मैं इसका आपको सोल्यूशन आंसर दिखा दूं। इसका आंसर थर्ड वाला आ रहा है। लेट मी एक्सप्लेन। क्वेश्चन थोड़ा सा बोरिंग क्वेश्चन है, आई मीन पढ़ने में ही काफ़ी समय चला जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं, ये दो अलग अलग गैस हैं, उनकी एक का नाम ए ले लो और एक का नाम बी ले लो। ठीक है, इनमें खास बात यह है कि दोनों साइड में प्रेशर पी है, दोनों साइड पे टेम्परेचर टी है। फिर इसके बाद में इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये आपके कैसे एक्सटेंसिव पैरामीटर हो गए, सॉरी इंटेंसिव। अब गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या बात करते हैं कि इसका जो मॉलिक्यूल है वो बराबर नहीं है। अंतर है क्या, यहाँ पे मास ऑफ गैस, मान लो मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस ए इज़ 4 टाइम्स कंपेयर टू द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस बी। तो यहाँ पर MA/MB के बराबर नहीं है, 4 गुना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। फिर आगे साइज़ के बारे में भी बात करते हैं। ये साइज़ जो ए का है वो बराबर नहीं है, हाफ है। यानी कि आप डायमीटर या रेडियस की बात कर सकते हो, तो डायमीटर ऑफ दी ए नॉट इक्वल टू डायमीटर ऑफ बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये आपका हाफ है। तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में और क्या बातें करते हैं, ये बातें करते हैं रिगार्डिंग कोलिजन फ्रीक्वेंसी हियर एंड हियर। सपोज ये FA है और ये FE है, तो इनमें क्या रिलेशन होगा, वी हैव टू स्टेबलाइज दैट। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में जब बात होती है तो एक काम करो, सबसे पहले आप एवरेज स्पीड का फार्मूला लिख दो। एवरेज स्पीड का फार्मूला RMS स्पीड के बराबर नहीं होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बराबर नहीं होता है। ये 8RT/m होता है। KT/m भी हो सकता है, छोटे बड़े m का अंतर है, डिपेंड करता है m का मतलब क्या है। अगर RT/m लिखते हो तो m का मतलब मॉलिकुलर वेट हो जाता है, एंड अगर KT/m लिखते हो तो वो मॉलिक्यूल का वेट हो जाता है। बहुत छोटा सा अंतर है, बहुत बड़ा सा भी अंतर है, हालांकि उसकी यहाँ नीड नहीं पड़ेगी। अब आप यहाँ पर स्पीड जानते हो कि ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो मैंने उसको डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख दिया। यहाँ पर आप कहोगे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं है सर, ये डिस्टेंस इंटू 1 टाइम है, और 1 टाइम ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और डिस्टेंस को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम होता है MFP मीन फ्री पाथ। इसका फार्मूला होता है, वो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, अपने आप में वही एक कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है। अक्सर उससे जब क्वेश्चन आता है तो बच्चों को समझ नहीं आता है। उसका फार्मूला होता है 1/πd² n, √2 भी मल्टीप्लाई में होता है बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे F जो आता है वो आ जाता है √2πd² n देन मल्टीप्लाइड बाई 8RT/m। अब आपने दोनों ही केस में फोकस करना है, क्या क्या है ऐसा जो कांस्टेंट है, डिलीट करते चलो। जैसे कि दोनों ही केस में ये बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर मेंशन है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ भी n है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ भी n ही है। तो n डिलीट कर दिया जा रहा है, कारण दोनों में वो सेम है। टेम्परेचर दोनों में सेम है। R और 8 कांस्टेंट होता है, √2π कांस्टेंट होता है। आफ्टर ऑल रिजल्ट हियर इज व्हाट कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d² डिवाइड बाई √m। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि F1/F2 जो होगा वो d1/d2 एंड स्क्वायर ऑफ दैट, देन अंडर रूट में m1/m2 आ जाएगा। और अब हम इस परिस्थिति में हैं कि वैल्यू रखें, तो यहाँ पे d1/d2 डायमीटर के बारे में कहते हैं कि ये d1/d2 1/2 है। यहाँ 1/2 रखें और स्क्वायर करें तो 1/4 आएगा। m1/m2 के बारे में क्या कहते हैं कि ये आपका m1/m2 4 है।
स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर रूट करना है, तो ये आपका 2 आ जाएगा, यानी कि 1/8 हो गया। F1/F2 1/8 आ गया। अब देखो दिया क्या है यहाँ पर, F1 नहीं F2 दिया है, तो F2 की वैल्यू रख दो। यहाँ पे हमने 32 × 10 की पावर जो भी इन्होंने बताई है 8 मैंने रख दी है, और सॉल्व करेंगे तो F1 32/8 यानी कि 4 × 10 की पावर 8 HZ के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका ये सेकंड वाला नहीं, ये आपका आंसर ये थर्ड वाला बनेगा। 1 मिनट, सेकंड बनेगा, थर्ड बनेगा। इसमें मुझे लग रहा है कुछ कन्फ्यूजन सी है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन 4 दिया है। ये आई थिंक टाइपिंग एरर हो गई है। यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा, काट दीजिए इसको, ये नहीं आएगा जो हमने निकाला है 4 × 10 की पावर 8 सेकंड ऑप्शन, यही करेक्ट होगा। अगला जो प्रश्न है इसे आप देखें, इसका पहले आंसर देख लें फिर वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन 7 × 10 की पावर 5। कहानी क्या है कि एक आइडियल गैस है, उसका प्रेशर और उसका टेम्परेचर और वॉल्यूम सारा कुछ PVT दे दिया है। फिर कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ सेम गैस, वही गैस उतना ही मोल आप ले रहे हो, और वो बदल गया है, 60 से 20 हो गया है। टेम्परेचर वो भी बदल गया है, तो प्रेशर काहे को वही रहेगा, वो भी बदल जाएगा, कितना हो जाएगा बताना है। तो यहाँ पर PV = nRT होता है। यहाँ से N = हम PV/RT या nR = PV/T कहेंगे, और इसी को 2 बार लगा देंगे। P1V1/T1 = P2V2/T2। वैल्यू पुट कर देंगे। P1 की जगह पे ये रखेंगे 2 × 10 की पावर 5, V1 की जगह पे ये रखेंगे 60, और T1 की जगह पे ये रखेंगे बट 273 जोड़ देंगे। इसके बाद में P2 निकालना है। V2 आपका 20 हो गया है। इसके बाद में T2 ये आपका 77 है। ये 27 से 77 50 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये 350 हो जाएगा। अब आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो P2 विल बी 7 × 10 की पावर 5, ये आपका फाइनली करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर दैट इज वेव्स। पहले मैं इसका आंसर आपको दिखा दूं। ये रहा इसका आंसर, वेरीफाई करते हैं। एक ओपन आर्गन पाइप की कहानी है, और बात हो रही है 3rd and 6th हार्मोनिक की, और डिफरेंस दिया है 3200। तो आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर F0 मान लिया जाए, तो जो 3rd हार्मोनिक होगा वो 3F0 होगा, जो 6th हार्मोनिक होगा वो 6F0 होगा, और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी 6 - 3 यानी कि 3F0। इसकी वैल्यू 3200 दे रखी है। यहाँ से F0 आप निकालोगे तो 3200 डिवाइड बाई 3 के बराबर आ जाएगी। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपने निकाल ली है। ओपन आर्गन पाइप की कहानी है, जो कि V/4L नहीं V/2L के बराबर होगा। अब यहाँ पे V दिया है इन्होंने 320, सॉल्व करेंगे ये 10 आ जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। फाइनली सॉल्व करने पे आंसर इसका 15 मीटर/सेकंड 15 मीटर आ जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं। क्रॉस चेक मैंने कर लिया, मीटर में नहीं आएगा, ये 3/20 आएगा मीटर में, बट सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली ये आपका 15 सेंटीमीटर आएगा। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले मैं इसका आंसर आपको दिखाऊं। इसका आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन। बात हो रही है यहाँ पे पेंटागन की, ये रहा, और पेंटागन हो या हेक्सागन हो, इट डज़ नॉट मैटर, कोई भी गन हो, बट अगर वो रेगुलर है, रेगुलर का मतलब अगर उसकी साइड्स इक्वल लेंथ की हैं, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे ऑलवेज 0 होता है, बशर्ते सारे कॉर्नर पे चार्ज रखा होना चाहिए। कभी कभी कोई चार्ज मिसिंग हो तो फिर ये वैलिड नहीं है। यहाँ पे लेकिन ऐसा है नहीं, पेंटागन है और हर जगह चार्ज रखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ चार्जेस 5 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। एक ही ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो फिर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पोटेंशियल निकालने की नीड ही नहीं रहेगी। हालांकि आप पोटेंशियल निकालोगे तो देखोगे क्या कि वो तो स्केलर क्वांटिटी है, एक की वजह से निकाल के मल्टीप्लाई बाई 5 कर दोगे तो 5 से मल्टीप्लाई हो रखा है सेकंड ऑप्शन में, वही करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है दैट इज़ फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आंसर देख लीजिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में कहानी कुछ ऐसी है कि आइडेंटिकल बबल्स हैं हमारे पास में, यहाँ पे चार्ज सब पे बराबर बराबर क्यू के बराबर है, और फिर इनके बाद कह रहे हैं कि इनको कंबाइन कर दिए तो वी आई अपॉन वी एफ, मतलब पोटेंशियल पहले का और पोटेंशियल बाद का निकालें, रेशियो निकालें आप। तो पोटेंशियल कैसे निकलता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बबल्स की सिचुएशन में फार्मूला पता होना चाहिए पोटेंशियल का क्या होता है। फार्मूला पोटेंशियल का पॉइंट चार्ज की वजह से जो होता है वही आप यहाँ पे लगाओगे, वो आपको बहुत अच्छे से पता है के क्यू बाई आर। नाउ अगर आप नोटिस करो कि आपके पास बहुत सारी ड्रॉप हैं, मान लो n नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं, तो जो आपका Q2 होगा वो n Q1 के बराबर होगा, क्योंकि सबका चार्ज अगर एक एक कूलॉम है और 5 आपने चार्ज ड्रॉप ले रखी है, तो फिर 5 कूलॉम चार्ज कंजर्वेशन से समझ आ रहा है n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद में अब समस्या केवल r को लेके फंसेगी, ये थोड़ा मुश्किल बात है। इसके लिए आपको वॉल्यूम कंजर्व कराना होगा। एक का वॉल्यूम मान लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब है, इसमें n से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बड़े वाले का वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ आ गया कि बड़ी वाली जो ड्रॉप होगी, बड़ी वाली जो बबल होगी, उसका रेडियस के पावर 3 n इंटू आर की पावर 3 के बराबर होगा, यानी कि r जो है आप कह सकते हो n की पावर 1/3 इंटू आर के बराबर होगा, और जो q है वो n q के बराबर होगा। तो जो v है वो प्रोपोर्शनल टू q बाई आर है, q की वजह से फैक्टर n का है, r की वजह से फैक्टर n की पावर 1/3 का है, नेट फैक्टर 1 देन माइनस 1/3, यानी कि आप कह सकते हो 2/3 आ जाएगा। यानी कि आंसर यहाँ पे 3 की पावर 2/3, सेकंड ऑप्शन नहीं, डिवाइड में आएगा। वी आई अपॉन वी एफ अगर पूछा गया है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो लिखा है उसकी बेसिस पे अगर बात करें तो आएगा दैट इज़ 1/3 देन पावर 2/3। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसका पहले आंसर आप देख लीजिए, इसका आंसर आ रहा है 4। कहानी क्या है यहाँ पे कि दो कैपेसिटर है हमारे पास, एक ये वाला एक ये वाला। इस पे तो कोई चार्ज कह रहे हैं कि है नहीं। 1 मिनट रीड कर लें क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्योंकि ये डायग्राम दिया हुआ नहीं था, जो दिया है उसकी बेसिस पर बात करते हैं पहले कि एक कैपेसिटर है P और एक कैपेसिटर है Q। P का कैपेसिटी इतना है और Q का कैपेसिटी आई थिंक जस्ट डबल है। इसके बाद P पर वोल्टेज दे रखा है 6 है और Q पर कह रहे हैं शुरुआत में कोई चार्ज नहीं है। फिर दोनों को तुमने जोड़ दिया, ये आपने स्विच लगाया और मान लो उससे आपने पहले ब्रेक किया फिर बाद में जोड़ दिया, तो चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। तब तक होगा जब तक चार्ज दोनों में बराबर ना हो जाए। ये बात गलत है, तब तक होगा जब तक दोनों पे वोल्टेज बराबर ना हो जाए। वोल्टेज फाइनली दोनों में बराबर बराबर हो जाएगा। मैंने मान लिया इस पे V हो जाएगा और इस पे भी V हो जाएगा। तो अगर इस पे आपका वोल्टेज दोनों पे V हो गया है, तो इस पे चार्ज कितना होगा फाइनली वो मान लेते हैं हम Q1, और इस पे चार्ज कितना होगा मान लेते हैं Q2। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 बराबर C1V आएगा और Q2 बराबर यहाँ पे C2 इंटू V आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चार्ज पहले कितना था, जितना पहले होगा उतना ही चार्ज बाद में भी होगा। आई मीन चार्ज यहाँ से कुछ उठ के अगर यहाँ आया तो इसमें जितना कम हुआ उतना इसमें बढ़ गया, तो टोटल चार्ज तो कंजर्व होगा। इसका मतलब C1V प्लस C2V जो बाद का चार्ज है, ये पहले का जो चार्ज होगा C1V1 एंड C2V2 के बराबर होगा, यानी कि C1V1 प्लस C2V2 के बराबर होगा। यहाँ से आप कहोगे एक इक्वेशन C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 आएगी, जो कि आपने याद भी करी होगी। मैंने उसको डिराइव कर दिया, बहुत ज़्यादा यहाँ नीड नहीं थी, क्वेश्चन तो बहुत पहले आराम से किया जा सकता था, बट मुझे कंसेप्ट समझाने का मन किया तो मैंने समझा दिया। यहाँ पर आप फार्मूला ओरिएंटेड अगर नहीं होना चाह रहे हैं तो बेसिक को अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि बेसिक के हिसाब से आप Q बराबर CV जब कहते हो तो कहते हो आफ्टर ऑल पोटेंशियल तो बराबर हो जाना है दोनों का, मतलब V कांस्टेंट हो जाना है, तो Q प्रोपोर्शनल टू C होगा। और C की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20 1 और 2 के रेशियो में है। इसका मतलब चार्ज इनमें 1 और 2 के रेशियो में होगा। मतलब इस पे अगर चार्ज x होगा तो इस पे चार्ज आपका 2x होगा टोटल, यानी कि 3x होगा, और 3x चार्ज टोटल पहले के ही चार्ज के बराबर होगा, जो कि आप चाहो तो निकाल सकते हो इसको, और इसको बस मल्टीप्लाई ही तो करना है।
ये क्योंकि इसमें तो चार्ज है ही नहीं। दिस एंड दिस व्हेन मल्टीप्लाई यू विल गेट टोटल चार्ज जो कि 3x के बराबर हो जाएगा। करके देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू 10 माइक्रोफेरेड, ये पूरा एग्जैक्ट ले लेते हैं, 10 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, यहाँ से आपने x निकालना होगा। x का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, ये x का वैल्यू है। पूछा क्या गया है, इस पे अगर पूछा गया है तो यही आंसर है, और अगर इस पे पूछा गया है तो 2x यानी डबल ऑफ दैट यानी 4 इंटू 10⁻⁻5 यानी 4 आंसर हो सकता है। चलिए अगले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। ये आपका नेक्स्ट फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी, आंसर देख लीजिए। क्या है स्टोरी यहाँ पे कि ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करी गई है। तो आप जानते ही हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करो तो चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, इतने लंबे लंबे वायर होते हैं, ड्यू टू दैट उसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी का लॉस होता है, कुछ ना कुछ पावर लॉस होता है। वो I² इंटू R के बराबर होता है। ड्यू टू दैट यहाँ इनपुट पे जितना आप एनर्जी देते हो आउटपुट पे उतनी मिलती नहीं है, क्योंकि बीच में लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा ये लॉस हो जाएगा इफ़िशियंसी उतनी ही डाउन हो जाएगी। इफ़िशियंसी यहाँ पे निकालनी है ट्रांसमिशन की कितनी है, तो हमारा टारगेट पहले रहेगा यहाँ पे लॉस कितना हुआ ये निकाला जाए, क्योंकि आउटपुट पे तो पता है कि 1000 वाट यहाँ पे मिल रहा है, इनपुट पे कितना है नहीं पता है। निकालने के लिए पहले लॉस निकालना होगा। लॉस निकालने के लिए आई निकालना होगा, क्योंकि 2 ओम ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस बता दिया है इन्होंने, तो ये 2 हो गया। अब आई को कैसे निकाला जाए इस पर टारगेट करेंगे हम लोग। आई को निकालने के लिए ये कह रहे हैं 250 वोल्ट अप्लाई किया है आपने, तो P इक्वल टू V इंटू आई लगा दीजिए, और यहाँ से आप आई को निकाल लीजिए, P अपॉन V कह दीजिए। 1000 आपका यहाँ पर P का वैल्यू है और V का वैल्यू 250 है, ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे आई की वैल्यू 4 हो गई है, और आई की ये जो वैल्यू आपने 4 निकाली है इसे आप यहाँ रख दीजिए, तो 4 का स्क्वायर इंटू R, ये आ गया आपका 16 इंटू 2 32 वाट यू कैन से लॉस में चला गया है। तो शुरुआत में जाहिर सी बात है 1032 वाट रहा होगा, तभी तो 32 लॉस हुआ है, तो आउटपुट पे 1000 मिल रहा है। अभी इफ़िशियंसी पूछा जा रहा है, तो वो तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट होता है। तो आउटपुट यहाँ पे आपका 1000 है और इनपुट आपका 1032 है। रेस्ट इज कैलकुलेशन जो आप करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो फाइनली आपका 96.9 अराउंड आ जाएगा। यू कैन से सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका अगले क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे मोबिलिटी पूछी है इलेक्ट्रॉन की, और कह रहे हैं कि ये जो वायर है जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उसमें करंट 1.6 की है। गिवन पैरामीटर्स आप पहले देखिए कौन कौन से हैं, फिर देखेंगे कि निकालना क्या है, और जो निकालना है उसको गिवन के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो आई यहाँ गिवन में है, लेंथ ऑफ द वायर एल गिवन में है, इसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये गिवन में है, इसके बाद और क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इसे इनसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी गिवन है। इतना सारा कुछ गिवन है और म्यू हमें निकालना है। तो अब हमें यहाँ पर कोई तो एक फार्मूला ऐसा ढूंढना होगा जहाँ से शुरुआत करी जा सके, क्योंकि डायरेक्टली कोई ऐसा फार्मूला हम एग्ज़ाम में याद करके नहीं जाते जो इनके टर्म्स में होता हो। तो मोबिलिटी की डेफिनेशन पर ही आके बात कर लेते हैं। तो ये होती है डेफिनेशन की जो ड्रिफ्टिंग होती है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कोई वायर में लग रहा होगा उतनी फास्ट ड्रिफ्टिंग होगी, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ही यहाँ मोबिलिटी कहते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोबिलिटी जो निकालना है उसकी प्रेजेंस आ गई है, लेकिन ये वी डी और ई क्वेश्चन में दिया नहीं है, हमें इसे कन्वर्ट करना होगा गिवन के टर्म्स में। तो आई बराबर NEA/VD फार्मूला, इसकी हेल्प से आप VD निकाल सकते हो, निकाल लो। I अपॉन NEA आ जाएगा। देन E ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन इसे आप V और L के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। V वोल्टेज है, L आपका लेंथ है। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लें। जैसे I की वैल्यू 1.6 है, N की वैल्यू ये आपका 5 इंटू 10⁻28 है, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्वेश्चन में आई थिंक गिवन है, वो 0.2 एंड mm² है। इसके बाद में म्यू मोबिलिटी निकालना है, वोल्टेज आपका यहाँ पे 2 दिया है, और लेंथ ये वायर का वो भी 2 दिया है।
अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू 10⁻³ आ जाएगी। यूनिट इसकी क्या होगी ये आप कमेंट में बता सकते हैं, पूछा जाता है इसलिए मैंने पूछ लिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो आपका चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन पिक किया गया है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका पहले मैं आंसर आपको बता दूं, इसका आंसर आएगा 14। क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं। कह रहे हैं एक रिंग है जिसकी रेडियस हमें निकालनी है, वो रोटेट कर रही है, एंगुलर स्पीड ओमेगा इन्होंने बता दी है। इसके बाद में बता रहे हैं डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रही है, मतलब इस प्रकार का डायग्राम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये रोटेट कर रही है और ये जहाँ रोटेट कर रही है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, उसकी वैल्यू भी बता दी है। फिर कह रहे हैं ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन, इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और उसकी वैल्यू बताई है कब, जब एंगल 30 डिग्री है। तो यहाँ पर एक हम जनरल बात करें तो फाई = BA cos थीटा होता है और जो आपका थीटा होता है वो ओमेगा टी के बराबर होता है। अब यहाँ पर आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि फैराडे लॉ यही कहता है ईएमएफ निकालने के लिए हमें -d∅dt निकालना होता है, मतलब डिफ्रेंशिएशन करना होता है, तो हम कर दे रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा b, a की जगह πr² रख रहा हूँ मैं, cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन -sin थीटा होता है, लेकिन यहाँ ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होगा तो ओमेगा मल्टीप्लाई में भी चलाएगा। अभी यहाँ पर ईएमएफ की बात करेंगे तो माइनस ये वाला और ये वाला मिल करके प्लस हो जाएगा और ये आएगा b देन πr² देन ओमेगा एंड देन साइन ओमेगा टी। इतनी बात आपको आई होप समझ आ रही होगी। और अब यहाँ पर बारी है वैल्यू पुट करने की, बट बिफोर दैट एंगल देख लें क्वेश्चन में। ये 30 डिग्री पर बात हो रही है, ये 30 डिग्री पर बात हो रही है, तो साइन 30 आपका पता ही होगा आपको, 1/2 होता है b ओमेगा πr² डिवाइड बाई 2 हो गया। और अब यहाँ पर वैल्यू रखोगे तुम e की 15.4, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, MV में है, मिली वोल्ट है, तो 10⁻³ हो गया। b ये क्वेश्चन में 0.5 दिया है, ओमेगा एंगुलर स्पीड ये 100 दिया है, पाई की वैल्यू आप 3.14 ले सकते हो। 22/7 लेके भी बात बनेगी, क्योंकि शायद 22 का पहाड़ा पढ़ते हैं कभी तो 154 आता है। आपको अगर आसान लगेगा तो वही कीजिएगा। r² ऐसे लिखा रहने दो डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 14 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। चलिए इसका पहले मैं आंसर आपको दिखाऊं तो इसका आंसर 1 आ रहा है। क्या स्टोरी है इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में इंडक्टर प्रेजेंट है बहुत सारे और स्विच को आपने बंद कर देना है। बंद करते ही इस सर्किट में करंट दौड़ पड़ेगी, कितनी दौड़ पड़ेगी, एमीटर से क्या रीडिंग निकल आएगी बताना है। तो डीलिंग प्रोसीजर ये होता है कि अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बात करनी है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, तो इंडक्टर को मान लेना होता है कि वो क्लोज सर्किट है, नहीं वो आपका ब्रोकन सर्किट है, मतलब वहाँ पे आप एक टूटा हुआ तार लगाते हैं। तो वही मैं करने जा रहा हूँ, ये मैंने टूटा हुआ तार लगा दिया, जहाँ जहाँ इंडक्टर है मैंने टूटा हुआ तार लगा दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा टूटा हुआ तार लगाने से कि जो करंट यहाँ से चलेगी वो इधर जाएगी ही नहीं, क्योंकि तार टूटा हुआ है, इधर जाएगी नहीं क्योंकि तार टूटा हुआ है, ये आपका करंट का पाथ डेवलप होगा। अब हमें निकालना होगा करंट, तो करंट इक्वल टू होता है I इक्वल टू होता है V/R। V आपका क्वेश्चन में दिया है वो 9 के बराबर है और R यहाँ पर थे तो बहुत सारे लेकिन पिक्चर में एक ही आ रहा है, दैट इज़ 9, तो ये 1 एम्पियर फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन निपट गया है। आगे जो अगला चैप्टर है जहाँ से कुछ पूछा गया है दैट इज़ EM वेव। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आ रहा है 1.83। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट फार्मूला ही याद नहीं हो पाता है, मैं आपकी उसमें थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। EM वेव के केस में एनर्जी एंड मोमेंटम इस तरह की बातें होती हैं। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, सारे याद रख पाना मुश्किल नहीं होता है, तो आप जो याद रखें वो मैं अब बता रहा हूँ कि एनर्जी का ना याद रखें, एनर्जी डेंसिटी का याद रखें। ये आपका U से रिप्रेजेंट होता है, I/C के बराबर होता है और इसका फार्मूला होता है ε0 देन ERMS होल स्क्वायर, ERMS का स्क्वायर। आप इसे BRMS का स्क्वायर डिवाइड बाई μ0 भी कह सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कहानी, बहुत सारे फार्मूले इकट्ठे लिखे गए हैं, आपको हेल्प मिलेगी। जैसे कि एक तो यही दिख रहा है कि एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन किसके बराबर होगा, I/C का डायमेंशन किसके बराबर होगा, ये रेडिएशन प्रेशर का डायमेंशन किसके बराबर होगा। डायमेंशनली दे ऑल आर इक्वल, बट हियर हमें रिक्वायरमेंट सिर्फ इतने की है कि इंटेंसिटी को
रिलेट किया जाए, इंटेंसिटी को मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट किया जाए, इससे रिलेट किया जाए। तो इसको और इसको लेकर करके आप कहानी को आगे बढ़ा दो। I/C आपका B/RMS² डिवाइड बाई म्यू नॉट आएगा। इसके बाद आप B/RMS अगर निकालोगे तो ये आएगा म्यू नॉट I/C, यहाँ से B/RMS निकल आएगा। B/RMS आपका आ जाएगा अंडर रूट में म्यू नॉट I/C। बट यहाँ B/RMS नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड अगर आपको पता है और उसमें √2 से डिवाइड करते तो RMS आता है। ये आपने अल्टरनेटिंग करंट में खूब पढ़ा है। तो यहाँ पर इसे आप B0/√2 लिखेंगे। और अब आप अगर B0 की बात करें तो ये आपका 2 में म्यू नॉट में I में डिवाइड बाई C हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर लिखेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू नहीं पता है, I की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, बाकी वैल्यू दी नहीं जाती हैं, आपको याद करना होता है। म्यू नॉट 4π × 10⁻⁷ होता है। C आपका 3 × 10⁸ होता है। कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल जाने की उम्मीद है, बहुत मुश्किल जाएगी तो आप हमसे पूछिएगा। फिलहाल आंसर 1.83 एक्सपेक्ट किया जा रहा है, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान दिख रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि वाटर में जो लाइट चलती है तो वेवलेंथ इतनी है, जब ये ग्लास में चलेगी तो कितनी होगी। तो आप जानते हैं V = F लैम्डा, ये किसी भी वेव के लिए लगाया जा सकने वाला फॉर्मूला है, जहाँ पे F = कांस्टेंट है। अगर मीडियम चेंज हो भी जाए तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, उसकी वजह से V = लैम्डा कहा जा सकता है। और V = C/N होता है। N यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, V = 1/N हो गया। यानी ये आपका लैम्डा N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो λ1/λ2 दैट विल बी इक्वल टू N2/N1। λ1 540 दिया हुआ है, λ2 पूछा जा रहा है। बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 हो गया है और पहले का 4/3 था। सॉल्व करेंगे तो आपका 480 ऑप्शन ए आ जाएगा। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप देख लीजिए। ये आपका आंसर है 4। बात कर रहे हैं यहाँ कॉन्केव मिरर की और चाहते हैं कि कोई पैरेलैक्स ना आए। पैरेलैक्स आपने पहले ही चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होता है। इसका एक मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल दूं तो वो कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे आप अपने बाजू में कोई पेड़ है और देखिए कि अगर आप एक कार में बैठ करके आगे को जाओ तो पेड़ पीछे को चला जाता है। बट दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल नॉट हैपन विद मून, विद अदर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दूर के ऑब्जेक्ट के साथ ये नहीं होता है, कुछ पैरेलैक्स जैसा कहानी होता है। वही यहाँ पे भी है कॉन्केव मिरर में। इफ़ यू वांट कि कोई पैरेलैक्स ना आए, इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है कि इमेज शुड बी रियल, एंड रियल इमेज नहीं मिलेगी अगर आपने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में कंसीडर किया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। सो बेटर विल बी कि ऑब्जेक्ट आप फोकस के बियॉन्ड लो ताकि रियल इमेज बने, ताकि पैरेलैक्स ना आए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी हैव नेक्स्ट दैट इज़ फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स। इसका आंसर आप देख लें। इसका आंसर ये आपका ऑप्शन 1 आएगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, सही सही स्टेटमेंट छाट के लाने हैं। दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर रिगार्डिंग सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में जो आपकी ये सेंटर पे मैक्सिमा बनता है, उसकी जो विड्थ होती है वो dλ/d नहीं होती है, ट्वाइस ऑफ दैट होती है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि बीटा प्रोपोर्शनल टू d है, बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, बीटा प्रोपोर्शनल टू 1/d है। इसी बात पर कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट है। जैसे पहले ये कहते हैं लैम्डा तुम बढ़ाओगे तो जो बीटा है, सेंटर मैक्सिमा की जो विड्थ है वो बढ़ेगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है तो फिर ये बढ़ेगी, यानी ऑप्शन एक करेक्ट हो गया। इसके बाद फिर ये कहते हैं, ऑप्शन ए मैंने बोला, स्टेटमेंट एक करेक्ट हो गया। फिर कह रहे हैं लैम्डा बढ़ाओगे तो यहाँ पर सेंटर मैक्सिमा की जो विड्थ है वो डिक्रीज़ होगी। ये गलत है, दोनों सही हो ही नहीं सकते। जब आप ऊपर कह चुके हो कि विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमा ये इंक्रीजेस, तो फिर इंक्रीजेस सही है तो डिक्रीजेस गलत हो गया। बाद में सी ऑप्शन में कह रहे हैं कि लैम्डा इस बार तुम नहीं चेंज कर रहे हो, लेकिन डिक्रीजेस स्लिट विड्थ द विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमा इफ़ वी कीप लैम्डा सेम। इसको आप सेम रख रहे हो, बट स्लिट विड्थ यानी डी जो है, ये जो स्लिट विड्थ है इसको आप डिक्रीज़ कर रहे हो, डी कम हो रहा है,
तो ये आपका ये असर आएगा कि इन्वर्स में है तो ये बढ़ जाएगा, इसलिए ये आपका करेक्ट की कैटेगरी में आ गया। ये सी भी करेक्ट हो गया। डी में कह रहे हैं डिक्रीजेस स्लिट विथ, डी को कम कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये बढ़ना चाहिए या घट रहा है ऐसा लिख दिया इन्होंने, तो ये गलत हो गया। इसके बाद ई ऑप्शन थोड़ा अलग प्रकार का है, इंटेंसिटी से इसको कंपेयर कर रहे हैं। ये आप नोट कर लो, शायद ना पता रहा हो आपको कि इंटेंसिटी जो होता है वो 1/a² होता है। ए आपका यहाँ पे वही स्लिट विथ है, इसे आप डी ही लिख लो। तो अगर आपने स्लिट विथ यहाँ पर कम करी, कीपिंग स्लिट विथ लैम्डा, अच्छा मैंने थोड़ा सा ये गलत क्वेश्चन सेंटेंस रीड कर लिया है, ये लिखा गलत नहीं है लेकिन इसकी बस नीड नहीं है। यहाँ पर मुझे रिलेट करना है इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ को, तो ये इसी से बन जाएगी बात। अगर आपने वेवलेंथ इंक्रीज करी, लैम्डा बढ़ाया, तो जो बीटा है ये बढ़ेगा, मतलब फ्रिंज विथ बढ़ेगी। फ्रिंज विथ बढ़ने का मतलब ये है कि स्प्रेड ऑफ द इंटेंसिटी ये ज़्यादा वाइड हो जाएगी। तो कह सकते हैं पीक पर जो इंटेंसिटी मिलेगी, सेंटर पे जो इंटेंसिटी मिलेगी वो लेफ़्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा हो गई है, ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा हो गई है, तो सेंटर पे कम हो जाएगी। तो यहाँ पर डिक्रीजेस नहीं लिखा है, इंक्रीजेस लिखा है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन करेक्ट है, एक ए और एक सी। ठीक, आपका अगला यहाँ पे क्वेश्चन जो है दैट इज़ फ्रॉम डुअल नेचर। हल्का सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आंसर दिखा दूँ मैं आपको। यहाँ पे ऑप्शन 1.04 आएगा। कह रहे हैं कि एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन गिवन है और उस पर तुमने कोई लाइट गिराई है और उससे जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। मतलब तुमने इतनी लाइट गिराई है जो बस इलेक्ट्रॉन को निकाल ही पाया, उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी ना है। मतलब आपके द्वारा गिराई गई लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन के ही बराबर है। तो ये आपका इनडायरेक्टली लाइट जो फोटोन गिराया जा रहा है उसकी एनर्जी है, E = यू कैन से HF। ये उसकी वैल्यू है 110 × 10⁻⁻20। तो यहाँ पर F नहीं पूछा है, F जैसा ही कुछ पूछा है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी पूछा है, तो आप इसके लिए h/2π देन 2π से मल्टीप्लाई कर लो। ये हो गया आपका 2πf⍵, ये पूछा है, और ये h/2π h कट हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली पुट कर दें, नहीं याद है तो फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें। यहाँ पर आप देखोगे कि 2π आएगा और यहाँ पे देखोगे कि h आएगा। यहाँ पर वैल्यू हमें h और 2π सारी रखनी होगी और सॉल्व करना होगा। h की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, 6.64 × 10⁻34 होती है। 2 × ये 3.14 हो जाएगा। आप सॉल्व करोगे तो फाइनली यहाँ से आंसर कुछ इस प्रकार का आई होप आना चाहिए, 1.04। नहीं आता है तो आप सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर दैट इज एटम्स। मैं आंसर आपको पहले दिखाऊं, इसका आंसर सेकंड ऑप्शन आएगा। बात कर रहे हैं यहाँ हाइड्रोजन एटम की, लाइमन सीरीज़ की एंड बामर सीरीज़ की एंड पास्टन सीरीज़ की, सारी ही बातें कर रहे हैं। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की ही बात हो रही है हर एक केस में। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड जितनी भी होती हैं सबके मैं लिख के दे रहा हूँ। ये 1/r होती है, ये 2/r होती है, सॉरी ये आपकी 4/r होती है, ये आपकी 9/r होती है, ये आपकी, आप समझ गए होंगे, सीक्वेंस में ही चल रहा है, बस स्क्वायर होता जा रहा है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 25/r हो जाएगा। इसे एक्चुअली सीरीज लिमिट भी कहा जाता है। तो इनका और इनका जो डिफरेंस है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। डिफरेंस इनका 5/r आएगा, ये पूछा गया है, और ये 1/r दिया है, 91 है। तो 5/r पूछा है और 1/r दिया है, मतलब 5 टाइम्स आंसर हो जाएगा, 91 × 5 हो जाएगा। ये आपका 455 के बराबर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5। हाँ ठीक है। अब अगला प्रश्न दैट इज़ नॉट फ्रॉम न्यूक्लियाई, इट इज़ फ्रॉम सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट। कहानी यहाँ पे कुछ ऐसी है, पहले मैं आंसर आपको एक बार दिखा दूँ ताकि आप मैच करा लो, फिर वेरीफाई कर लेंगे कि एक बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है एंड यहाँ पर 1 2 3 4 टोटल इनपुट है और आउटपुट पर यहाँ पर क्या आएगा, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं। फॉर गिवन लॉजिक गेट सर्किट सिलेक्ट द करेक्ट आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू ईच इनपुट। मतलब यहाँ पर आपके पास में 4 इनपुट हैं A B C D, और Y की जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी बताना है।
तो ए की वैल्यू तुम्हें यहाँ पर सब जगह 1 1 लेनी है ABCD। यहाँ पर इस वाली केस के लिए वाई क्या आएगा, इस वाली केस के लिए टोटल 4 बार करना होगा, आप समझ रहे होगे। तो पहले हम यहाँ पर स्टार्ट सीधे सीधे नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इस पूरे के पूरे सर्किट को वेरिएबल्स के टर्म में लिख के सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन इनकी वैल्यूज़ इनपुट करेंगे। यहाँ पर जो लिखा है ये ए और ये बी के बीच में जो गेट आ गया है उसका नाम है एंड, तो यहाँ ए डॉट बी हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो ये गेट आ गया है ये उसका नॉट हो जाएगा, ए डॉट बी के ऊपर नॉट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सी और डी के बीच में जो हो रहा है उसको और कहा जाता है, तो ये सी प्लस डी हो जाएगा। ये यहाँ से चल रहा है और ये यहाँ से चल रहा है, दोनों के बीच में यहाँ पे एंड हो जा रहा है, तो हम एंड कर देते हैं। तो ए प्लस बी का नॉट एंड देन इसके बाद में डॉट एंड देन ब्रैकेट में सी प्लस डी। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। और इसके बाद फिर यहाँ पे ये जो गेट लगा है ये नॉट गेट हो गया है। नाउ इसके बाद हम डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे जो ये कहता है कि ब्रेक दी लाइन एंड चेंज दी साइन। तो शुरू करते हैं, एक लाइन को ब्रेक करते हैं। ये हमने लाइन देखी और इसको ब्रेक कर दिया, तो कर दिया मैंने ब्रेक, देखिए ब्रेक हो गई है। और जब लाइन को ब्रेक करेंगे तो सेम टाइम इफ़ यू वांट कि कुछ गलत ना हो तो साइन को भी चेंज करें। यहाँ अगर डॉट है तो इसे प्लस करें, अगर प्लस होता तो डॉट कर देते, हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। और अब आप देखो इस ए डॉट बी को एज अ सिंगल डील करो तो इसके ऊपर 2 बार नोट हो रहा है, जो कि एक बार भी ना होने के बराबर है। ए डॉट बी हो गया और इसके बाद फिर सी प्लस डी का नोट हो गया। तो आप कह सकते हो कि आपके यहाँ पर सर्किट के करस्पॉन्डिंग फाइनल वाई का जो वैल्यू होगा या आउटपुट का जो वैल्यू होगा वो इस इक्वेशन के द्वारा निकाल लिया जाएगा। अब यहाँ पर एक एक को हम डील करेंगे। जैसे पहले को हम अगर बात करें तो यहाँ पर सारे ही 1 है, तो ए डॉट बी ये 1 आएगा, सी प्लस डी ये आपका 1 + 1 1 आएगा, 1 का डॉट ये आपका क्या कहते हैं ये कुछ भी होता रहे, 1 में कुछ 0 हो या 1 हो, आना तो 1 ही है, तो ये आपका 1 हो गया। इसके बाद में आप अगर इसके अलावा दूसरे केस को देखें, यहाँ पर पहले एलिमिनेट कर लें क्योंकि आपका y1 आ गया है इस पहले वाले केस के लिए, तो इस बेसिस पर ये थर्ड ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। अब 1 और 2 और 4 में कुछ पॉसिबल है, लेकिन ध्यान से देखें कि तीनों में ही ये जो आपका सेकंड वाला केस है इसके करस्पॉन्डिंग निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि सब में 0 ही है। आप निकाल भी लोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, टाइम ख़राब होगा। आप इस पर टारगेट करें कि जब ABCD 0 1 0 1 है दैट टाइम देखें कि y कितना आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि y कितना आ रहा है। ए डॉट बी ये आपका इस केस में 0.1 ये तो 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद सी प्लस डी ये आपका 0 + 1 यानी कि 1 हो जाएगा, उसका डॉट ये 0 हो जाएगा और 0 + 0 ये 0 हो जाएगा। यानी कि अब तीसरे वाले केस में 0 कहाँ पर है हम इस पर बात करेंगे। तो तीसरे वाले केस में 0 यहाँ नहीं है, इस हिसाब से आपका ये ऑप्शन डिलीट हो गया। अब हम यहाँ पर इस लास्ट केस को टारगेट करेंगे जहाँ ये 0 0 है और ये 1 1 है, तो ये 0 0 होने की वजह से 0 आ जाएगा, 0.0 0 हो जाएगा। 1 + 1 1 + 1 ये 1 हो जाएगा, 1 का डॉट ये नॉट ये आपका 1 + 1 का नॉट ये 1 का नॉट ये आपका 0 हो जाएगा, 0 + 0 अगेन यू गेट 0। सो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी गलत पाया गया क्योंकि यहाँ 1 लिखा है, हमने निकाला कि वो 0 आएगा, 1 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक छोटी सी बात है, कमेंट करनी है आपको, क्या अगर बता सकें आप क्या कि यहाँ पर ए और बी और सी और डी टोटल 4 इनपुट हैं, कोई 2 तो है नहीं। ए के साथ में केस ये है कि या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा, बी के साथ में भी या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा, ऐसे ही सी और डी के साथ में। तो ABCD में ये सारे 0 हो सकते हैं, ये सारे 1 हो सकते हैं, कोई 3 0 कोई 1 1 हो सकता है, कोई 3 1 1 0 हो सकता है। ऐसे सारी पॉसिबिलिटीज़ को अगर देखें तो क्या 4 ही आएंगी या 8 आएंगी या 16 आएंगी या 32 आएंगी या कितनी आएंगी, यही आपको बताना है। अगर आप बता सकें तो ये आपका डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप शुरू में आ सकते हैं, पहले पेज पर आ सकते हैं। आ गए हैं हम पहले पेज पे। यहाँ पर आपको ये बताया गया था कि शिफ्ट टू जनवरी अटेम्प्ट जनवरी
अटेम्प्ट 22 जनवरी 2026 का डिस्कस हो रहा है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हो रहा है, सब हो गया है, सोल्यूशन हो गया है, एनालिसिस हो गया है। एनालिसिस हालांकि अभी डिटेल में नहीं हुई है, लास्ट में जब सारे पेपर इकट्ठे हो जाएंगे तो बढ़िया वाली करेंगे, उससे पक्के तौर पे बता पाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक पेचीदा हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मोटे मोटे तौर पे अभी ये समझ आ रहा है कि रोटेशनल मोशन, यूनिट एंड मेजरमेंट, रे ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये उतना नहीं है, जल्दी नहीं पूछ रहे हैं इस पर क्वेश्चन। मोशन इन प्लेन ये थोड़ा एवरेज है। लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, एवरेज कैटेगरी के टॉपिक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड यू कैन से उधर लॉजिक गेट और रे ऑप्टिक्स, इधर पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला, और रे वो क्या कहते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल वाला, और यूनिट एंड मेजरमेंट। ये कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक मैंने आपको बतलाया, डिटेल में बात बाद में करेंगे। ये रहा आपके लिए इंस्ट्रक्शन, जो अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट को लेके पॉजिटिव हैं तो टाइमली स्टार्ट कर दीजिए, सब कुछ आपको यही चैनल पे मिल जाएगा। सोल्यूशन रहेंगे, टॉपिक वाइज रहेंगे, आपको वहीं से सारा कुछ पढ़ लेना है। आपको फिर मुझे लगता नहीं है ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा है कि आपको समय मिल नहीं पाएगा। लेकिन अगर मिल जाता है तो तब की तब देखेंगे। फिलहाल प्रायोरिटी बेसिस पे एज अर्ली एज पॉसिबल यू शुड स्टार्ट covering up the topic wise solution of PYQs since 2002 से लेकर till date।